जी कल आप लोगों को एक सवाल दिया था, हो गया था? आइए पेज 210 पे। क्वेश्चन 3 ही था ना, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 3 था। खैर है, आवाज़ार हुआ ना सर। जी भाई क्या बस हो गई है? क्या मतलब बस कॉस्ट पढ़ पढ़ के बस हो गई है कि रोज़े रख रख के बस हो गई है? ओए होए, क्या पढ़ रहे हो आजकल? इम्पेयरमेंट पढ़ रहे हो आजकल? सर ने पहले तो i16 में रगड़ रगड़ के जो है ना, लग रहा होगा FR1 में है ही i16। अच्छा ओके, अब इम्पेयरमेंट पे आ गए होंगे सर। तो वही है, वही वैसे लंबी लाइन से बनाते रहते हैं जहाँ पे आके इम्पेयरमेंट हो, खाली खाना छोड़ो, नीचे बैलेंसिंग लिखो और वापस उठा के ऊपर लिख दो। यही है ना, तो इसमें क्या मुश्किल काम? क्लास सर हम लंबी रख लेते हैं, सही है। ये प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, आपको लगता प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छा है। हाँ मेरे दोस्त हैं भाई, बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, शुरू में क्लास फेलो रहे हैं मेरे। जे हाँ हम दोनों क्लास फेलो थे CA में। लग नहीं रहे, वो कितने साल के लगते हैं? मैं स्टूडेंट लगता हूँ और वो क्या लगते हैं? वो टीचर ही लगते हैं, मैं टीचर नहीं लगता। कमाल है यार। कितने साल के होंगे? मेरी मेरी एज क्या है? 32, 34, 31, 16। सर की क्या एज होगी? सर की 45, 40 प्लस, 47, 37। सर ने बताया कि आप बस गेस कर रहे हैं? वैसे गेस करें नहीं, ऑलमोस्ट हम दोनों बराबर एज के हैं, सेम एज के हैं। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सेम एज के हैं यार। बस वो कुछ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, मैं बस ज़रा रूटीन का खा लेता हूँ, बस ऐसे ही है। अच्छा छोड़ें, क्या फजूल बातें कर रहे हैं मेरे साथ। एमलगमेटेड लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ए प्रोडक्ट यूज इन द मोटर इंडस्ट्री। तो होशावास में है ना, रगों में FR1 तो नहीं घुसी हुई, पता लगे कौन सा मिक्स होकर कुछ और ही बन जाए। ओके ज़रा इजी हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मुश्किल वक्त तक गुजर जाता है। Amalgamated Limited is a manufacturer of a product used in the motor industry. The product is assembled from various parts and the production operative is paid on a piecework basis. The piecework scheme to be applied to all good production in a week is as follows. आपको different ranges के different rates दिए गए हैं और आपको ये बताया गया है कि rejected production does not qualify for payment. जो goods reject हो जाती हैं उस पर कोई पैसा नहीं मिलता है. It should also be noted that only additional units qualify for the higher rates. ये बात कल आपको बता दी थी कि हर रेंज पे डिफरेंट रेट लगेगा, सब पे एक ही रेट नहीं लगेगा. गिवन बिलो इज द आउटपुट फॉर 3 ऑपरेटिव्स फॉर द वीक एंडिंग 31 अक्टूबर 2001 और 31 अक्टूबर 1 का आपको डाटा दिया गया है और आपने क्या करना है, अर्निंग्स निकालनी है. सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हम अपनी गुड आउटपुट निकालेंगे कि गुड आउटपुट है कितनी. गुड प्रोडक्शन या गुड आउटपुट निकालते हैं. तीन ऑपरेटिव्स हैं, ऑपरेटिव A, B एंड C. टोटल प्रोडक्शन इनकी बता दें कितनी कितनी है. A की टोटल प्रोडक्शन कितनी है जी? 520. B की 600, 480. इसमें से कुछ रिजेक्शंस भी हैं. लेस रिजेक्टेड यूनिट्स बताइए कि कितने हैं? 19, 62, कितने? 10 जी. ये बन गए 501. ये बन गए कितने जी? 538 नहीं 38 बनेंगे. ओके और ये बन गए 470. ले जी, गुड प्रोडक्शन या गुड आउटपुट हमारे पास आ गई, जिस पे हमें क्या मिलेगा, इस पे हमें पेमेंट मिलेगी. यहाँ तक किसी का कोई सवाल? प्रोमैक्स इंसान बन जाओ, कोई सवाल? क्या क्या बातें कर रहे हो उसके साथ? सच बताना, नहीं बताने वाली? नहीं बातें कर रहे हो, बात नहीं की यार, शर्म करो कुछ, रोजे चल रहे हैं. ओके तो अब क्या करना था जी हमने, अब हमने डिफरेंट रेंज निकाल के तो यहाँ से रेट्स निकालने हैं. ये जी सबसे पहले A पे आइए. C, A के यूनिट्स हैं जी 501. तो मेरे ख्याल में 0 to 100 वाली रेंज लगेगी इस पे. पहले 100 यूनिट्स जो है इन पे कितना लगेगा जी? 0.40. उसके बाद अगली रेंज में भी फॉल करेंगे ये 100 यूनिट्स,
इंटू 0.48, तीसरा 100 यूनिट्स इंटू 0.56, चौथा 100 यूनिट्स इंटू 0.64। ओके, कितने हो गए जी? 400 हो गए, 101 बाकी रह गए, तो 101 बकाया पे भी 0.64 ही लगेगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? क्लियर होगी बात जी? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए जी क्या क्या बनता है? 40, सॉरी, हाँ जी, 400 लिखने का मकसद यहाँ पर क्या है? वो कह रहा है 301 से 400 यूनिट्स बनाओगे तो इतने पैसे दूंगा। बस सवाल अगर खामोश हो तो एज्यूम करें कि 400 से ऊपर 0.64 ही है, और सूरज उसको रेंज ऐसे देनी चाहिए थी 301 और अबव, ऐसे देनी चाहिए थी, लेकिन उसने अगर 400 तक रोक दिया तो आप एज्यूम कर लें कि ऊपर सेम रेट है। ठीक है जी, बताइए क्या आंसर आता है? 40, 48, 56, 64, ये बता दें। 64.64, बताइए टोटल। 272.64, ये हमारे पास आ गई जी टोटल अर्निंग्स। इसी तरह बी पे आइए जी, बी के हैं 538 यूनिट्स, तो सेम बनेगा जी 100 यूनिट्स 0.40 के हिसाब से, अगले 100 यूनिट्स 0.48 के हिसाब से, नेक्स्ट 100 यूनिट्स 0.56, नेक्स्ट 100 0.64। कितने हो गए जी? 400 हो गए। कितने करने हैं? 138 मज़ीद हो जाएंगे, 138 यूनिट्स इंटू 0.64 जी, 40, 48, 56, ये बता दें। 88.32 जी, बताइए। 296.32। ओके, सी पे आ जाएं। सी के हैं जी 470, 100 यूनिट्स एट 0.40, नेक्स्ट 100 यूनिट्स 0.40, 0.56, 0.64, कितने रह गए जी? और 70 यूनिट्स 0.64, बताइए। 40, सॉरी 48, 56, 64, ये बता दें। 44.28 टोटल बता दें। जी 252.8, ले जी, सवाल ख़त्म हुआ। बस ये उसने आपसे पूछा था टोटल अर्निंग्स कितनी है। नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। आवाज़ आ कौन बैठी हुई है यार सारी? क्या आवाज़ आ रही है? मैच हारने का दुख है? फिर क्या टेंशन है? नींद आ रही है? किसको नींद आ रही है? अभी नहीं आ रही? अच्छा, पहले आ रही थी। बताऊंगा सर को मैं कि बच्चे सोते हैं आपकी क्लास में, थोड़ा शुगर लगाया करें। सर इसलिए कि उसने सवाल में कहा था कि रिजेक्टेड आउटपुट के ऊपर कोई पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए रिजेक्टेड आउटपुट निकाल दी हमने। बिल्कुल मेंशन करेगा, वो सवाल में खुद बताएगा, और लाजमी बताएगा। अगर खामोश होगा तो कोई भी अजम्पशन लेकर सवाल किया जा सकता है, दोनों तरह से ठीक होगा। बहुत ही आवाज आ रहा है खुदा की कसम आज आप लोग। हाँ भी मुबशर, खुशबाश हो, समझ आ रही है कॉस्ट की? ओके, सही फैसला हो गया कि गलत फैसला हो गया? सही फैसला हो गया। सीए करने का फैसला सही हो गया? नहीं सही हुआ, अभी तक सही हुआ। अभी प्रोमैक्स सही फैसला हो गया, गलत हो गया? सही, अभी तक सही हो गया। ये तो वक्त ही बताएगा दोस्त। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ बस आपसे। मैंने तो भी ना डराया ना मोटिवेट किया, कुछ भी नहीं किया। बस अक्सर लोग ना स्टेज पे आके कहते हैं यार किधर आ गए, अच्छे भले हमारा यूटी में एडमिशन हो गया था, आराम से वहाँ इंजीनियरिंग करते, सुबह 8 बजे जाते हैं, 2 बजे वापस आते हैं, आके सो जाते हैं, उठ के क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं, पेपर से 1 हफ्ता पहले किताबें खोलते, पढ़ के पास हो जाते हैं। पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं।
बस उनको ये है कि वो उनको सवाल पता लग जाते हैं कि ये सवाल याद कर लेते हैं, वो पेपर में वही सवाल आ जाते हैं। अगर उससे बाहर आ जाए तो वो प्रोटेस्ट हो जाता है वहाँ, पेपर कैंसिल। सिंपल सी उनकी वो, हाँ सिंपल सी उनकी उन्होंने फिलॉसफी बनाई हुई अपनी। आप करके देख लें आपके साथ होती क्या है। हाँ नहीं, वैसे आज तक कभी किसी ने किया नहीं है, करके देखें तो सही, हमें भी पता लगे होता क्या है। जी हो गया नोट? कर ले जल्दी कर लो। होमवर्क था यार ये, घर का काम। अब आप लोग कल आएंगे ना, और फिर आप लोग मंगल को आएंगे। कल क्यों नहीं आएंगे आप क्यों नहीं आएंगे कल? जी टिकट करा लिया, कहाँ जा रहे हैं आप? यूरोप? अच्छा चीचा वतनी, ओके ओके। आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं? आज जा रहे हैं, तो कल के लेक्चर का क्या करेंगे? हाँ किस तरह अटेंड कर लेंगे? ईद तो यार सैटरडे की, आज जाके क्या करना? सीट नहीं मिल रही थी। कितना फासला है यहाँ से? 4 घंटे की ड्राइव है। कितने किलोमीटर बनता है? उसका नहीं पता। कौन कौन जा रहा है आज? एक तो ये भाई हो गए ना, और कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं और बस 2 लोग जा रहे हैं, बाकी कल आएंगे? और बाकी फिर ट्यूसडे को आएंगे? हाँ मुबशर, तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है कि तुम आज कल नहीं आओगे। वो जैसे वो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ही होना चाहिए था। सीट नहीं मिली, कहाँ जाना तुमने? लोधरा यार, वो उसके साथ चले जाते वो जो बैठा होता है यहाँ। मिटा दूँ? वो चला गया, अच्छा रह गया वो। ये तो नवंबर में पता लगेगा कि वो अच्छा रह गया कि आप अच्छे रह गए। नवंबर में क्या है? रिजल्ट नवंबर में नहीं आता आपका? बोनस पेमेंट्स। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोनस पेमेंट्स का। जब भी लेबर कॉस्ट की बात की जाती है तो लेबर कॉस्ट के अंदर हम 3 चीज़ें शामिल करते हैं। एक होती है जी बेसिक पे, दूसरा होता है जी ओवर टाइम, और तीसरा होता है जी बोनस। ये 3 चीज़ें जब भी आप टोटल करेंगे, एडअप करेंगे, तो एम्प्लॉयर के लिए आ जाएगी लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय के लिए अर्निंग्स आ जाएंगी टोटल, और एम्प्लॉयर के लिए लेबर कॉस्ट आ जाएगी। हमारा मकसद होता है जी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो लेबर की हम कॉस्ट शामिल करेंगे वो इन तीनों का सम होगी। ठीक होगी बात? बेसिक पे आपको पता है कैसे निकालते हैं, ओवर टाइम आपको पता है कैसे निकालते हैं, और बोनस अभी हम सीख लेंगे कि क्या होता है। ओके पहले बोनस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोनस 2 तरह के होते हैं जी। नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस और एक परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस। ठीक है जी। नॉन परफॉर्मेंस की पहले बात करते हैं जी। जब आप लोग जॉब्स पे जाएंगे तो अक्सर जॉब के दौरान कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे ईद। नॉर्मली ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, छोटी ईद आ गई, तो ईद के करीब एक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बोनस पे कर देती हैं। वो बोनस कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी इक्वल टू 1 सैलरी, दैट कैन बी इक्वल टू हाफ सैलरी, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अगर कोई कंपनी आपको इसी तरह का कोई भी इवेंट आने पे आपको कोई बोनस दे दे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक आपकी कारकर्दगी से नहीं होता।
आपने पूरा साल कंपनी में काम किया नहीं किया, आप टाइम पे आए, आप टाइम पे नहीं आए, किसी से इसका ताल्लुक नहीं है। ईद आ गई, आपको पैसे मिल गए, ठीक होगी बात। इसके बरक्स है जी परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस जो है इसका ताल्लुक आपकी कारकर्दगी से होता है कि आपने पूरा साल अपने ऑफिस में परफॉर्म कैसा किया। आपका वक्त पे आप आते रहे, वक्त पे जाते रहे, आपने छुट्टियां तो नहीं की, आप जो काम करते थे, जो भी आपका काम था, इसमें गलतियां तो नहीं थी। बड़ा मुश्किल काम है इस चीज़ को जज करना, लेकिन अब इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस आ चुके हुए हैं, इस तरह के कुछ स्पेशलाइज लोग आ चुके हुए हैं जो कंपनीज के अंदर ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको केपीआईज बोलते हैं, वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड होता है कि वो स्टैंडर्ड बना देते हैं कि भाईजान ये जो है आपका स्टैंडर्ड है, आपने ये अगर फॉलो किया तो हम कहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% है, ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पे अगर आपने घर में कोई भी मुलाजिम रखा है, कोई कुक रखा है मिसाल के तौर पे, तो आपने कुक का एक मयार सेट किया होगा, यार ये कैसे खाने बनाता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ये कोई खाने में नमक तेज तो नहीं कर देता, मिर्चें तेज तो नहीं कर देता, इस तरह के आपने कोई केपीआईज उसके बनाए होंगे, छुट्टी तो नहीं करता। तो जब साल उसका पूरा ख़त्म होगा और वो कहेगा सर जी बोनस दें, तो फिर आप पूरे साल की कारकर्दगी उसकी देखेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि भाई कि इसको बोनस मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, ठीक होगी बात। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर भी ऐसे ही होता है। अब डिपेंड करता है आप किस फील्ड में है, चूंकि हम लोग अकाउंट्स के लोग हैं या फाइनेंस के लोग हैं या टैक्सेशन के लोग हैं, तो हमारे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे वो कुछ और होंगे। अकाउंट्स वाले बंदे की क्या होंगे जी, इसने कोई जर्नल एंट्री गलत तो नहीं रिकॉर्ड कर दी, इसने तमाम लेजर्स ठीक बनाए थे, इसने तमाम ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्टिंग्स ठीक की थी, इसने प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक बैलेंस शीट वक्त पर बनाई थी, उसमें कोई गलती तो नहीं थी। तो ये आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे अगर आप अकाउंट्स के हैं। अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो क्या कंपनी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई थी कि कंपनी के पास कैश ही ना हो, या कभी इस बंदे ने पेमेंट करने से इनकार तो नहीं किया था कि सर हमारे पास तो पैसे खत्म हो गए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि फाइनेंस वाले के लिए होंगी। अगर आप टैक्स में काम कर रहे हैं तो टैक्स वाले के लिए क्या होंगी, कंपनी को नोटिस कितने आए और उसमें से कितने नोटिस ऐसे थे जिसमें हमारी गलती थी, कितने नोटिस ऐसे थे जो कि रिजॉल्व नहीं हो सके, क्या हमारी रिटर्न टाइम पे गई, तमाम कंप्लाइंसेस हमारी पूरी हुई। तो ये वो सब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जो कि साल के आखिर में आप सामने रखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इस बंदे की परफॉर्मेंस कैसी थी और इसको कितना बोनस मिलना चाहिए, ठीक होगी बात। अब ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, आपसे ये नहीं वो कहेगा कि भाई बता दो कि ये बंदा जो है फलानी फील्ड में काम कर रहा है तो इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बता दो, या वो ये भी नहीं बताएगा, ये भी नहीं पूछेगा आपसे कि जी इस बंदे से ये एक्सपेक्टेड था, इसने ये कर दिया, तो बताओ कितना बोनस होना चाहिए, ये भी आपसे नहीं पूछेगा। वो सारा कुछ आपको खुद बताएगा, सारी परसेंटेजेस सारी चीज़ें खुद बताएगा आपको, आपसे सिर्फ कैलकुलेशन मांगेगा, ठीक होगी बात। तो आपसे उसने सिर्फ कैलकुलेशंस मांगनी है, इससे ज़्यादा उसने नहीं मांगना आपसे, लेकिन बाकी बातें आपको बतानी ज़रूरी थी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी हमें, इस वाले बोनस में, उस वाले बोनस में कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी? मुश्किल काम है वो, आसान काम है? क्या आई कैप का आसान चीज़ों से ताल्लुक है? नहीं, तो वो तो आप फारग करा देना, वो तो वैसे ही नहीं है, ले दे के रह जाता है ये। इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, ठीक है। अब इसकी ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं और हाँ ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आगे फिर आपको ये बात खुद ही समझ आ जाएगी। अब इसी को आगे मैं दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस को। एक होता है जी इंडिविजुअल बोनस स्कीम और दूसरा होता है जी ग्रुप बोनस स्कीम। अब आप लिखें जी वन बाय वन इन सबकी डेफिनेशन। सबसे पहले आप लिखें नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस। नॉन परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। दीज टाइप ऑफ बोनसेस आर पेड, these type of bonuses are paid on special events. These type of bonuses are paid on special events
like Eid bonuses, like Eid bonuses. These are totally, next लाइन में लिखिए, मतलब नेक्स्ट जुमला, these bonuses are totally independent. These bonuses are totally independent of employee efforts. These bonuses are totally independent of employee efforts, और ब्रैकेट में लिख दें परफॉर्मेंस. ठीक होगी बात, कोई मसला इस डेफिनेशन के अंदर? फिर हेडिंग बनाइए परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस. परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस. अंडर दिस बोनस स्कीम लिखिए, अंडर दिस बोनस स्कीम, under this bonus scheme, every employee slash team of employees, under this bonus scheme, every employee slash team of employees will be paid bonus on the basis of their performance. आगे लिखिए, performance will be measured in the shape of labor hours saved. हाँ जी, लेबर आवर्स सेव्ड. और इसके नीचे आपने लेबर आवर्स सेव्ड का फॉर्मूला लिखना. और ये दोनों कैसे कैलकुलेट होने हैं ये आपको पहले से पता है. कितना टाइम लगना चाहिए था और आपने कितना टाइम लगा दिया. हाँ भी बहुत आवाज आ रहा है मुबशिर, तो सीट नहीं मिली इसलिए परेशान हो. अब कब की सीट मिली है? नहीं तो फिर कैसे जाओगे घर? नहीं जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. नहीं जा रहे तुम? इतने तुम शरीफ इंसान. वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, बड़ा खतरनाक वर्ड. ओके, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट. मिसाल के तौर पे 10 घंटे लगने चाहिए थे आउटपुट को बनाने में, आपने लगाए 8 घंटे. क्या 2 घंटे सेव हुए? वो बोले तो सही. तो ये 2 आवर्स सेव्ड की बेस पे आपको बोनस मिल जाएगा. कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई होगी, 1 घंटा सेव करोगे 20 रुपए मिलेंगे, तो 2 घंटे बनाने पे आपको 40 मिल जाएंगे. लेट्स अज्यूम 10 घंटे लगने चाहिए थे, आपने 15 लगा दिए. अब क्या होगा? -5. अब आप कंपनी को पैसे देंगे? कुछ भी नहीं होगा, बस नो बोनस. तो नेगेटिव नहीं लिखना इसको. अगर आपका वक्त असल में ज्यादा लग गया तो आंसर इज 0, मींस नो बोनस. ऐसा नहीं है कि फिर आप उल्टा आप कंपनी को पैसे देंगे. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती. ठीक है दोस्त, नींद आ रही है? ये आपके पास कौन सा प्रो मैक्स है? हाँ, अच्छा नहीं है. ओके ठीक है जी. बड़े परेशान लग रहे हो, खैरियत है? F1 अभी तक सर पे घूम रही है. वैसे ही नींद आ रही है. कितने सोए थे रात को?
ओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मेरा भाई इबादत कर रहा था। वो साथ वाला जैसे हंसा ना, उसको सारा पता है, उसको सारा पता है ये कौन सी बातें होनी थी माशाल्लाह रात को। चले सर, अल्लाह कबूल करे आपकी बातें। वैसे चले, सोए कितने बजे थे? सवाल मेरा ये था, मैंने इबादत का तो नहीं पूछा। 1:30 बजे मेरा भाई सो गया था। फिर सहरी के लिए कितने बजे उठे? 3 बजे उठे। उसके बाद सहरी क्या खाई थी? ओए होए होए होए, बस चुप कर जा यार, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। और कितने बजे सोए थे दोबारा? तो यार इस तरह की चीजें खाएगा तो नींद तो आनी है फिर। नहीं, अच्छा अब आ रही। उस सहरी के बाद नहीं सोए? घर जाके भी सो जाओगे? कितने घंटे सोओगे घर जाके? घर जाके कितने घंटे सोओगे? हाँ, जितना टाइम मिल जाए। अब अफ्तारी तक सोए रहोगे? मौजे लुट मची हुई है, पढ़ना पढ़ाना फारग। ठीक, नहीं नहीं, ये भी ठीक है, सही है। पढ़ना का क्या है, अटैम्प्ट तो फिर आ जाएगी, नींद तो दोबारा नहीं आएगी ना। अटैम्प्ट तो फिर हर 6 माह बाद आई जाती है। कौन से 6 माह दूर है, ऐसे गुजरे थे 6 माह। कोई सवाल इसके अंदर? अब लिखें जी, इंडिविजुअल बोनस स्कीम की हेडिंग बनाएं और देखें इसमें क्या होता है। जी, इंडिविजुअल बोनस स्कीम। अंडर दिस बोनस स्कीम, under this bonus scheme, management will evaluate performance. Management will evaluate performance on individual basis. Under this bonus scheme, management will evaluate performance on individual basis. To achieve this bonus, no team effort is required. No team effort is required. नेक्स्ट जुमला लिखिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बोनस पॉलिसी, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बोनस पॉलिसी, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बोनस पॉलिसी, individual tasks should be allocated. Individual tasks should be allocated. अब ग्रुप बोनस स्कीम लिखें, फिर बताता हूं दोनों वन बाय वन क्या होते हैं। ग्रुप बोनस स्कीम पे आ जाइए। This bonus policy will be implemented. This bonus policy will be implemented. This bonus policy will be implemented in those areas. This bonus policy will be implemented in those areas where tasks are allocated, where tasks are allocated, where tasks are allocated to a team, rather than individual, rather than individuals. Here bonus will be shared. Here HERE, here bonus will be shared. I'm sorry, bonus will be given. I'm sorry. Here bonus will be given to a team. Here bonus will be given to a team. Here bonus will be given to a team, which will be shared, among the individuals.
Here bonus will be given to a team which will be shared among the individuals. क्रिकेट देखते हैं सब? ओके एक बंदा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे मैच जिताता है, उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल जाता है, वो पैसे सिर्फ उसके होते हैं। ऐसे ही है इंडिविजुअल बोनस स्कीम। बात समझ आई? तो अगर एक बंदे को मैन ऑफ द मैच की बेस पे अवार्ड मिल जाए इंडिविजुअल बोनस स्कीम, और जब कोई टीम फाइनल जीतती है तो कंपनी टीम को प्राइज मनी मिलता है। तो वो जो प्राइज मनी होता है वो किसी एक का होता है कि पूरी टीम का होता है? वो पूरी टीम का होता है, और वो इंडिविजुअल्स में शेयर हो जाता है भाई, ग्रुप बोनस स्कीम। तो आपको फर्क समझ आ गया? तो अगर आपको एक बंदे को टास्क दे दिया जाए और वो बंदा मैच जितवा दे तो इंडिविजुअल बोनस स्कीम, और अगर पूरी टीम पूरी टीम को टास्क दिया गया भैया ये 11 लोग हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आना है, ये वर्ल्ड कप जीता है तो इनको जो पैसे मिले वो ग्रुप बोनस स्कीम। इसी तरह कंपनीज के अंदर भी होता है। कंपनीज के अंदर कुछ केसेस में इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं, कुछ केसेस में टीम्स बना दी जाती हैं। तो जहाँ जहाँ इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल बोनसेस मिलते हैं, और जहाँ टीम को टास्क दिया जाता है तो वहाँ पे पूरी टीम को बोनस मिलता है, जो कि इंडिविजुअल्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे होता है? उसके बेशुमार किस्म के जो है वो हमारे पास बेसिस हैं। सैलरीज की बेस पे भी हो सकता है, सीनियरिटी की बेस पे भी हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क की बेस पे भी हो सकता है। ठीक होगी बात? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? Any question? No question? जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ को ग्रुप में करके तो उनको एलोकेट कर सकते हैं। ओके, आप लोग आइए पेज 203 पे, पेज 203। पेज 203 एग्जाम्पल 6 नजर आ रही होगी, आ रही नजर? ओके। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इन द असेंबली डिपार्टमेंट इज 20 यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक घंटे में जो होनी चाहिए वो 20 यूनिट्स है इन एन 8 आवर डे। तो 8 घंटे का दिन है और एक घंटे में 20 यूनिट बनने चाहिए। एक दिन में कितने बनने चाहिए? 160 यूनिट्स। एक दिन में 160 यूनिट्स। आर्ली रेट जो हम पे करते हैं वो है 30 रुपए। द फर्स्ट डे ऑफ वीक, हफ्ते का पहला दिन, एम्प्लॉय प्रोड्यूस्ड 150 यूनिट्स। पहले दिन उसने 150 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। एंड ऑन सेकेंड डे ऑफ वीक, और हफ्ते के दूसरे दिन, ही प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट्स। ऑन बोथ डेज ही वर्क फॉर 8 आवर्स। दोनों दिन उसने 8-8 घंटे काम किया। रिक्वायर्ड क्या है जी? कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जो पैसे कमाए वो बता दें। इफेक्टिव रेट पर आवर, रेट पर आवर निकाल दें। एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें। मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है, टोटल अर्निंग्स हम निकाल लेंगे। उसको अगर आप टोटल लेबर आवर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट पर आवर आ जाएगा। अगर आप उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक होगी बात? तो असल चीज़ है टोटल कॉस्ट निकालना। ओके, लेकिन आगे वो दो ऑप्शंस आपको दे रहा है। वो कह रहा है दो सिनेरियोज पे आपने सवाल सॉल्व करना है। पहला है जी, इफ बोनस ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव्ड इज अप्लाइड। जितना वक्त आपने बचाया आपको उसका 50% बोनस के तौर पे मिल रहा है। चलें जी, इसको देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होना है। याद रखिएगा हमने कैलकुलेट क्या करना है जी? हमने कैलकुलेट करनी है टोटल अर्निंग्स। और टोटल अर्निंग्स किस चीज का टोटल होती है? बेसिक पे प्लस ओवरटाइम और बोनस। ये तीन चीजें आपको लिखवाई थी। ओके, अब सवाल के अंदर सबसे पहले हम निकालते हैं बेसिक पे। ये हम ए पार्ट से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट से सवाल सॉल्व कर रहे हैं कि अगर 50% टाइम सेव जो है वो दिया जाए। ले जी, बेसिक पे हमारे पास कितनी है भाई? बेसिक पे हमारी बनती है कि हमारा 30 रुपए पर आवर है और 8 घंटे के हिसाब से हमें पे किया जाता है। तो भाईजान 30 रुपए पर आवर और हमने 8 घंटे काम किया। क्या ये बात समझ आती है कि हमने 8 घंटे काम किया? ये पहले दिन की बात हो रही है, फर्स्ट डे ऑफ वीक, डे 1। डे 2 का अलग निकालेंगे, डे 1 का अलग निकालेंगे। क्या डे 1 में, पहले देख लीजिए, नोट बाद में कर लीजिएगा, क्या सवाल में कोई ओवर टाइम हुआ है?
उसने कहा भाई 8 घंटे का दिन होता है और हमने दोनों दिन 8-8 घंटे काम किया, तो ओवर टाइम तो कोई नहीं है। ओके, बोनस, वो कहता है कि भाई बोनस कैसे बनेगा, जो आपने वक्त बचाया होगा उस हिसाब से बोनस मिलेगा। तो सवाल ये है कि हमने कितना वक्त बचाया। सवाल ये है कि मैंने पहले दिन यूनिट्स बनाए 150, ऐसे ही है। मुझे 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे? 160। मैंने कितने बनाए? क्या कोई फायदा हुआ? क्या कोई वक्त बचाया? वक्त तो मैंने कोई नहीं बचाया। तो इसका मतलब जब मैंने वक्त ही कोई नहीं बचाया तो बोनस भी कोई नहीं। ठीक होगी बात? ये बात सबको समझ आ गई? ओके, डे 1 की टोटल अर्निंग आपकी होगी 240। किसी को इसमें तराज? कोई तराज नहीं। ओके, आगे चले। अब आइए डे 2 के ऊपर। डे 2 में अगेन 30 रुपए पर आवर और 8 घंटे के हिसाब से मैंने काम किया। ओवर टाइम दूसरे दिन भी नहीं है। ले जी, अब सवाल ये है कि मैंने दूसरे दिन कितने यूनिट्स बनाए? 180। मुझे बनाने कितने चाहिए थे? 160। तो इसका मतलब ये है कि 180 बनाए, 160 बनाने चाहिए थे, 20 यूनिट्स मैंने इजाफी बना लिए। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमने जो वक्त बचाया ना, हमने वो निकालना होता है। हमने जो यूनिट्स इजाफी बनाया ना, यूनिट्स की बेस पे पैसे नहीं मिल रहे होते, वक्त की बेस पे पैसे मिल रहे होते हैं। अब मुझे किसी तरीके से ना इसको कन्वर्ट करना है इसमें कि मैंने वक्त कितना बचाया। ये कैसे पता लग सकता है? ये कैसे पता लग सकता है? ये मुझे बता दें कि मैंने इस चीज को इस फॉर्मूले में ढालना है। एक आवर में 20 मिनट बनते हैं, ठीक है, हमने 1 घंटा बचाया। इसको कोई फॉर्मूले की बेस में जरा कुछ कर सकते हैं कि कल को अगर कोई इस तरह का सिचुएशन आए तो हमें आसानी हो? कुछ कर सकते हैं? देखें यहां पे कुछ बात समझ आती है। यहां पे हमने 8 घंटे लगा दिए, एक्चुअल आवर्स टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट 180 यूनिट्स को बनाने के लिए इतने घंटे ले लिए, ओके। और 180 यूनिट्स को बनाने के लिए वक्त कितना लगना चाहिए था? ये कैसे निकल सकता है? बताएं। देखिए, गौर करें कि 180 यूनिट्स हमने बनाए। एक यूनिट कितने में बनना चाहिए? 1 घंटे में, सॉरी 20 यूनिट है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 20 से, तो क्या मेरे पास 9 घंटे आ जाएंगे कि 180 यूनिट्स जो है वो 9 घंटों में बनने चाहिए थे? नहीं, बात समझ आइए? ऐसे ही है, ये बात सही है। अब अगर मैं 9 आवर्स माइनस 8 आवर्स करूं, तो क्या मेरे पास आवर सेव्ड आ गया कि मैंने 1 घंटा बचाया? बात समझ आती है? आवर सेव्ड ऐसे निकलेंगे। तो भाई याद रखिएगा कि हमने हमेशा बोनस को जो है ना उस फॉर्मूला में ढालना। ठीक होगी बात? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये पिछले 3 दिन हम 2-3 दिन इसकी हम प्रैक्टिस करते रहे और ये मेरे ख्याल में आपको मेरे से बेहतर पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। हमने वहां से आवर्स सेव्ड निकालने हैं। यूनिट्स कितने इजाफी बने इसका हमें इतना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमने आवर्स की बेस में कैलकुलेशंस करनी है, तो इसलिए हमें आवर्स सेव्ड ही निकालने पड़ेंगे। तो अब हमने 1 घंटा सेव किया। अगर 1 घंटा सेव किया तो मुझे बताइए कि 1 घंटा सेव करने के मुझे 30 रुपए पर आवर है ना, तो 30 रुपए मिल जाएंगे? 30 रुपए मिल जाएंगे, ओके। लेकिन सवाल में उसने कहा हुआ है कि बोनस ऑफ 50% टाइम सेव्ड इज डिप्लॉयड। सब पूरे नहीं मिलेंगे, 50% मिलेंगे। ले जी, ये बात समझ आ गई आपको? तो भाई जितना वक्त आपने बचाया वो कितना बचाया? 1 घंटा। 1 घंटे का रेट है 30 रुपए, तो आपको 30 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन उसने कहा भाई हमारी पॉलिसी तो 50% है, तो आपने उसको 50% कर दिया। वो 25 कह दे 25 कर दें, वो 100 कह दे 100 कर दें, वो 200 कह दे 200 कर दें, सवाल में जो भी बोले वो कर दें। असल चीज है ये 1 घंटा निकालना। बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल यहां तो बताइए जी, क्या आंसर आता है? जी 255। ले जी, हमारे पास दूसरे दिन की भी कॉस्ट आ गई। अब टोटल रनिंग्स कितनी बनती हैं जी? 240, 255, सॉरी 495। ले जी, ये टोटल अर्निंग्स आ गई हमारे पास। सब अच्छा है, ओके। अब उसने हमसे कहा हुआ है कि जी इफेक्टिव रेट पर आवर निकाल दें
और लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें। तो ठीक है जी, ये टोटल अर्निंग्स आ गई। रेट पर आवर, ये तो वेरी सिंपल है भाई। 240 को डिवाइड करें 8 से, क्योंकि 8 घंटे ही काम किया ना, डिवाइड करें 8 से, बताएं 30, और ये बता दें 44। सही है ये आंसर? इतना नहीं हो सकता। 31 पॉइंट, ले जी, ठीक हो गया। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनेगी? टोटल कॉस्ट थी 240, कितने यूनिट्स बने हैं जी इधर? 150 बने ना, बताइए 1.6 पर यूनिट। और इधर कितने बने हैं जी? 180, बताइए 1.42 पर यूनिट। लें जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। तो बस एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर बताना था वो ये था कि बोनस हमेशा आपका आवर्स की बेस पे कैलकुलेट होगा, यूनिट्स सेव की बेस पे कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, बस ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है, नोट कर लें। फिर इसका बी पार्ट करते हैं। इसका एक तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, क्या था वो जो यूनिटी मेथड वाला? कुछ याद है किसी को? नहीं, वो जो यूनिटी मेथड से मैंने बताया था कि ये 9 कैसे आता। सवाल में लिखा हुआ है 20 यूनिट्स कितनी देर में बनते हैं? 1 घंटे में। ये बताया था आपको। 1 यूनिट कितनी देर में बनेगा? हमने कितने बनाए? 180। तो 180 कितनी देर में बनेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 180। बताइए क्या आंसर आता है? 9 ही आता है ना। तो ये असल में 9 ही ऐसे आया हुआ, और मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ, इस तरीके से निकाल लिया करें। ठीक होगी बात? ओके होगी बात?
सिंपल तरीका है कि आपने क्या निकालना है, आपने एक यूनिट का टाइम निकालना है कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, ओके, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपने एक्चुअल आउटपुट से। और ये वही चीज़ है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, ये बताया था ना आपको, तो वही तरीका है। तो फार्मूलाज प्लीज़ याद रखा करें, फार्मूलाज याद रखेंगे तो ही कहानी आगे चलेगी, अदरवाइज मसला होगा। ओके भाई, अगर इसका बी पार्ट करें तो सवाल में किधर किधर फर्क आएगा? अगर इसका बी पार्ट करेंगे तो सवाल में कहाँ कहाँ फर्क आएगा? मेरे ख्याल में सवाल में सिर्फ एक जगह फर्क आएगा और वो ये है, बस। जब हम इसको 100% करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 270 हो जाएगा। अगर ये 270 होगा तो फिर ये भी 270 होगा। डिवाइड बाय 8 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? कैलकुलेटर भाई, कैलकुलेटर। 33.75। अगर ये 33.75 है तो यहाँ पर भी तब्दीली आएगी, बताइए। 270 डिवाइड बाय 180, 1 ले जी, बस सवाल में ये तब्दीली आएगी, और तब्दीली आ नहीं रही। ओके जी, क्या कह रहे हैं मेरा भाई? ये तो वो नहीं वो हो, ये वो नहीं वो है, ओ ये वो नहीं वो है। पाकिस्तान आजकल तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, ऐसे ही है ना? बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ, ये नाजुक दौर पता नहीं कब ख़त्म होगा। ओके, 75 साल। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 2। अच्छा, ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है? पूरी दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही होता है जी? उधर भी होता है थोड़ा बहुत? नहीं, ये सब कुछ हर मुल्क में होता है और ये हमेशा से होता आया। अगर आप पुरानी हिस्ट्री की किताबें पढ़ें ना, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती हैं या इस बादशाहत या सल्तनत से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है। यही गद्दारियाँ हर जगह होती रहती हैं। इसी तरीके से जो है वो दूसरों के साथ मिलकर अपने उनसे पैसे लेके या बेनिफिट्स लेके अपने मुल्क को ख़राब किया जाता है। ये हमेशा से होता है और इसमें सब जगह ऐसे ही है भाई, सब जगह ऐसे ही है। ये पता नहीं, शायद हम कभी हुक्मरान बने नहीं, इसलिए हमें समझ नहीं आती। पता नहीं हुक्मरान में बनने में कोई है ही ऐसा कोई कि यार मतलब पता नहीं क्या बात है जो उसको हासिल करने के लिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं लोग। आई डोंट नो अब इसमें क्या ऐसा मसला है, लेकिन बहरहाल ये होता आया है और ये प्रॉब्लम रही है हमेशा से। चलें, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 पे आइए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द आउटपुट अचीव्ड बाय कंपनी ए फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2002। दो प्रोडक्ट्स हैं जी, इनकी प्रोडक्शन हमें बता दी गई है और स्टैंडर्ड टाइम बता दिया गया है कि कितना कितना वक्त लगना चाहिए। 15 मिनट, 30 मिनट। याद रखिए, जब भी सवाल में डाटा मिनट्स में हो, आपने हमेशा उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। ओके, आपका सवाल हमेशा आवर्स में चलेगा। अब आप दोनों में आराम से निकाल सकते हैं कि जी ए की प्रोडक्शन को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे और बी की प्रोडक्शन को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे। द प्रोडक्शन स्टाफ रिसीव्स एन एनुअल बोनस द बेसिस ऑफ विच इज एज फॉलोज। बोनस मिलता है भाई, बेसिस कुछ दी हुई है उसने। वो कहता है जितना वक्त बचाओगे उसको 50% से मल्टीप्लाई करना और बेसिक रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करना। तो यही काम था जो यहाँ पे किया था हमने, सेम काम है जो हमने किया। और फिर उसने आपको टाइम सेव का बता दिया कि टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये टाइम सेव्ड है, वो ये बात वहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी। तो ये दोनों बातें आपको पहले से ही पता थी। स्टाफ्स आर पेड ऑन एन आर्ली बेसिस प्लस एनुअल बोनस। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2002 द प्रोडक्शन स्टाफ एक्चुअली वर्क 66,250 घंटे। तो भाईजान स्टाफ ने 66,250 घंटे एक्चुअल में काम किया। ऊपर टेबल में बताया हुआ है कितना वक्त लगना चाहिए था और नीचे उसने दोनों का बता दिया कि टोटल काम इतने घंटे किया। शायद टाइम सेव्ड या जो भी लॉस्ट है वो नज़र आ जाएगा।
द बेसिक रेट ऑफ पे थ्रू आउट द ईयर वॉज ₹4.10. कैलकुलेट टोटल बोनस अर्नड बाय प्रोडक्शन स्टाफ फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2002 बेस्ड ऑन अबव स्कीम. टोटल लेबर कॉस्ट हमने निकालनी है. तो ठीक है जी, ये सवाल किस तरीके से होगा बताइए. हाँ जी, दोनों प्रोडक्ट ए बी का अलग अलग निकालना चाहिए बोनस के, इकट्ठा ही निकाल दें अलग अलग. तो टाइम सेव्ड ए का कैसे, ए का बता दें टाइम सेव्ड कितना होगा. प्रोडक्ट ए का टाइम सेव्ड बता दें. हाँ तो बताएं ना, एक्चुअल आर ए के कितने हैं. ए के एक्चुअल आर बता दें कितने हैं. और बोलिए तो सही, चुप्पी लग जाती है आपको. जे 31,000 ये कैसे निकाले आपने. वो तो स्टैंडर्ड टाइम है ना मेरे दोस्त. सवाल मेरा ये है कि एक्चुअल आर कैसे निकालेंगे. ए के एक्चुअल आर कितने हैं. हाँ भी नौजवान, तुम हंस रहे हो उस वक्त से. मुजम्मिल टिकट मिली नहीं, ऊपर से सीधा आ रहे हो. हाँ भाई बताओ, पीटीए का टिकट चाहिए कि नूली का टिकट चाहिए. पीपल्स पार्टी का, जमीयत उलमा इस्लाम का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, कौन सा चाहिए. न्यूट्रल हो तुम. एक्चुअल आर बता मुझे. हाँ जी भाई, उसने कंबाइन दी है मैं, तो इसका मतलब है बोनस अलग नहीं निकल सकता, इकट्ठा ही निकालना पड़ेगा दोनों का. जी अलग निकालेंगे, है एक्चुअल आर है कोई नहीं, तो अलग कैसे निकालेंगे आप. ओके, तो यहां पर चूंकि ए और बी के एक्चुअल घंटे अलग नहीं है, इसलिए आपको बोनस दोनों का टोटल ही निकालना पड़ेगा. टाइम सेव टोटल का ही निकलेगा. ओके, तो टाइम सेव्ड निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या है भाई. टाइम सेव्ड क्या होता है जी. टाइम अलाउड, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस टाइम अलाउड लिख रहा हूं और टाइम टेकन लिख रहा हूं. टाइम अलाउड तो अभी निकालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर टेबल में कुछ डाटा दिया गया है. टाइम टेकन उसने बता दिया 66,250 घंटे. टाइम अलाउड निकालते हैं जी. ओके, ए के टोटल यूनिट्स बने 1,27,000, एक्चुअल आउटपुट 1,27,000 और स्टैंडर्ड आर पर यूनिट. देखिए ये फॉर्मूला था, यही पढ़ा था हमने. तो इनटू एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम बताइए 15 मिनट है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दूं. ओके बताइए, टोटल बताए मल्टीप्लाई करके. 31750 घंटे. भाई एक बनाने के लिए इतने घंटे लगने चाहिए. इसी तरीके से बी की एक्चुअल आउटपुट है 72,500 और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है जी इसके 30 मिनट, यानी कि 30 डिवाइड बाय 60 आर में कन्वर्ट कर लिया. बताइए 36,250. तो अगर आप इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो बता दीजिए 68,000. ले जी 68,000 लगने चाहिए थे और आपने कितना लगा दिए 66,250. तो कितना वक्त बचाया आपने, 1750 घंटे आपने बचा लिए. ठीक होगी बात. ओके जी, अब नेक्स्ट में क्या होगा जी. नेक्स्ट में अब आप अर्निंग्स निकाल लें. बोनस कितना है जी, 50% है बस. ठीक है, टोटल अर्निंग्स बेसिक पे प्लस ओवर टाइम प्लस बोनस. बेसिक पे बताइए कितनी बेसिक पे होगी. बेसिक पे बता दें. उसने बेसिक पे मांगा हुआ, ओ नहीं उसने बेसिक पे तो मांगा ही नहीं हुआ यार, सॉरी. उसने आपसे सिर्फ बोनस ही मांगा हुआ है, आई एम सॉरी. टोटल अर्निंग्स तो मांगी ही नहीं उसने. लेकिन अगर आप निकालना भी चाहे तो निकाल तो लेंगे ही आप, जितने घंटे हैं 4.10 से कर ही लेंगे आप. ओके, तो बहरहाल बोनस टाइम सेव्ड इनटू अर्ली रेट इनटू 50%.
जी कितना टाइम से हुआ है जी? 1750 घंटे। आर्ली रेट बताएं कितना है सवाल में? 4.10। 50% बताइए। 3587 पॉइंट, ओके 3587.5 ले जी, ये आपका टोटल बोनस है जो कि बनता है, जो कि उसने ए में बोला बताया हुआ है। बी पार्ट में उसने बोला है जी, ऑन द assumption दैट द कंपनी एम्प्लॉयड 40 प्रोडक्शन स्टाफ फॉर 50 वीक्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर, कैलकुलेट द एवरेज वीकली अर्निंग्स फॉर अ सिंगल एम्प्लॉय, नो ओवर टाइम वॉज वर्कड। वो कहता है कि एज्यूम करें 40 लोग हैं, 50 हफ्ते उन्होंने काम किया है, तो बता दें कि एवरेज पर बंदा पर हफ्ता कितने पैसे आए होंगे। तो भाई ये कैसे निकल सकता है? इसके लिए अब मुझे टोटल अर्निंग्स निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे निकालनी पड़ेंगी यहां पे टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स में बेसिक पे मैंने काम किया 66,250 घंटे और हर घंटे का रेट है 4.10। बताइए, बोलिए। 271625। ठीक होगी बात? सवाल में ओवर टाइम नहीं है तो मैं ओवर टाइम नहीं लिख रहा। बोनस कितना है जी? बोनस मैंने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 3587.5। इन दोनों को टोटल करके बताएं कि मेरी टोटल अर्निंग्स कितनी बन रही हैं। 275,212 ले जी, ये टोटल अर्निंग्स आ गई 0.5। टोटल अर्निंग्स मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है जी? अब उसने कहा है कि एवरेज वीकली अर्निंग बता दो। सर क्या ये 275,212 पूरे साल की अर्निंग्स है? ये पूरे साल की हैं? ओके, पूरे साल की हैं तो मुझे क्या करना है जी? मुझे पर वीक निकालनी है। साल के कितने वीक्स हैं? 50। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक हफ्ते की 40 लोगों की आ जाएंगी। 40 लोगों की एक हफ्ते की अर्निंग्स आ जाएंगी। और उसने मुझे कहा है कि मुझे पर वीक और पर पर्सन बताओ, तो क्या मुझे 40 से भी डिवाइड करना पड़ेगा? बात समझ आ गई? तो टोटल अर्निंग्स पर वीक भी आ गई और टोटल अर्निंग्स पर एम्प्लॉय भी आ गई। बात समझ आती है? ओके बताइए। 137.6, ठीक है जी, ये है जी पर वीक पर एम्प्लॉय। हाँ जी, कुछ हौसला हुआ कि नहीं बोनस के हवाले से? आवाजारी खत्म हुई कि नहीं? वो कभी नहीं खत्म हो सकती। जब तक आपका सीए कंप्लीट नहीं होगा ना, आवाजारी खत्म नहीं होगी। जब सीए कंप्लीट होगा तो और ज्यादा हो जाएगी। ओके, अभी कैसी है? हाँ वह ऐसी है, मैं ऐसी है, अभी यही चल रहा है सारा कुछ। सीवीपी में थोड़ा सा मसला होगा, स्टूडेंट को सीवीपी में मसला होता है, बाकी ऐसे ही है। असल में ये जब तक आपको फॉर्मूलाज बताते जाए, उसके इर्द गिर्द घूमते रहना तो चीज़ें आसान रहती हैं जी। तो मेरा भाई वीकेंड पे रिवाइज किया करना जाके, ये बातें ना किया कर रात लेट बैठ के, थोड़ा सा दुनिया को भी टाइम दिया कर, हैं? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि बातें ना किया कर इतनी ज़्यादा, थोड़ा सा दुनिया को भी टाइम दिया करे मेरा भाई। ओके, कोई सवाल? होमवर्क लिख लें अपना, पास्ट पेपर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, पेज 228। उन्नीस सौ 85 का सवाल है भाई। ओके, आ चल रहे हैं यार। ये सवाल आपका होमवर्क है भाई। इस सवाल में दो पार्ट हैं, ए और बी, और उनके आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, ए का 1, ए का 2, बी का 1। ये तीनों आपसे होने चाहिए। जो बी का 2 है ना, होना तो वैसे ये भी चाहिए, क्योंकि बी का 2 जो है ना वो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगी।
ये सवाल कल आपने करके आना है, इंशाल्लाह ये सवाल कल क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लर्निंग कर्व, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी।